Hello bachcho, I am Nitesh Chaudhary. Today we will discuss about new chapter respiration. जो कि respiration आज हम लोग पढ़ेंगे। respiration क्लास 11 का टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअल में ह्यूमन में दिया गया है, एनिमल के केस में इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और प्लांट के केस में दिया गया है रिस्पायरेशन इन प्लांट। तो सबसे पहले हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ते हैं। रिस्पायरेशन, अब रिस्पायरेशन की डेफिनेशन सबसे पहले सारे बच्चों को पता होनी चाहिए। रिस्पायरेशन होता क्या है, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं इनटेक ऑफ ऑक्सीजन for glucose oxidation to release CO2, water and एनर्जी हम कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। तो ये तीन चीजें हम लोग पढ़ते हैं। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन टू रिलीज CO2, वाटर एंड एनर्जी, ये चीजें हम लोग। ऑक्सीडेशन जो है ग्लूकोज का भी हो सकता है या फूड पार्टिकल्स का हो सकता है या फूड हो सकते हैं। इसके बाद इसमें जो इसका रिएक्शन होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। जब इसको हम लोग 6O2 देंगे, ये बेटा ब्रेक डाउन होगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। ये इतनी चीजें, ये इसका जो है ये रिएक्शन होता है, ये इतनी चीजें। इसके बाद इसमें अब ये कैसे इसका ब्रेक डाउन होता है, कैसे इसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, तो इसके लिए हम लोग इसमें प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। तो प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन के लिए हम लोग इसमें 3 स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन में हम लोग 3 प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। इसी को हम लोग ब्रीदिंग बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और फाइनली लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन, या हम लोग पढ़ेंगे इसी को सेलुलर रिस्पायरेशन। ये इतनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। 3 स्टेप हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन, या इसी को सेलुलर रिस्पायरेशन। ये जो इंटरनल रिस्पायरेशन है या जो सेलुलर रिस्पायरेशन है, ये प्लांट और एनिमल के केस में कॉमन होता है, और ये सेल के अंदर होता है। ये इतनी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में होता क्या है, इसमें ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन एंड इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस इन विच, इसमें होता क्या है, इन विच इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड इलिमिनेशन ऑफ CO2 फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज, जो है ब्रीदिंग इज नोन एज ब्रीदिंग। अब इसमें 2 स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। ब्रीदिंग में हम लोग 2 पार्ट करते हैं। एक्चुअल में ब्रीदिंग में हम लोग 2 स्टेज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे
इंस्पायरेशन, एक पढ़ेंगे हम लोग इंस्पायरेशन, दूसरा पढ़ेंगे एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन, इसी इंस्पायरेशन को हम लोग बोलते हैं, इसको इनहेलेशन बोलेंगे, इनहेलेशन, और इसको एक्सहेलेशन बोलेंगे। ये तीन चीजें होती है। और इंस्पायरेशन में होता है इनटेक ऑफ एयर, इनटेक ऑफ एयर, इसमें 3 सेकेंड टाइम लगता है। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ CO2 फ्रॉम द बॉडी इनटू एटमॉस्फेयर, इसमें 2 सेकेंड का टाइम लगता है। और टोटल टाइम लगता है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में 5 सेकेंड जो होगा वो 1 ब्रीथ के लिए होगा। तो 1 ब्रीथ के लिए अगर हम 5 सेकेंड यूज कर रहे हैं तो 60 सेकेंड में हम लोग 12 ब्रीथ करेंगे। तो एवरेज रेट जो होता है हेल्दी पर्सन का, ये ब्रीदिंग रेट जो होता है 12 to 15 जो है पर मिनट होता है। 1 मिनट में एक हेल्दी पर्सन 12 से 15 बार सांस लेता है। ये इतनी चीजें होंगी। इसके बाद क्या होता है, ये जो ब्रीदिंग कंप्लीट होने के बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, यानी कि जब ये ऑक्सीजन लंग्स में चला जाएगा, लंग्स के एल्वियोलाई में पहुंच जाएगा, तो वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसमें एक चीज आप लोग याद रखिए, इसमें एक चीज और होता है, रिस्पायरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। 1 मिनट, रिस्पायरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। तो इसमें हमने पहला आपको बता ही दिया, फर्स्ट जो होता है इसको बोलते हैं, फर्स्ट जो है ये ब्रीदिंग होगा। नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स, एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स। थर्ड स्टेप क्या होगा इसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या होगा इसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल्स हम बोल सकते हैं, या टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स होते हैं। ये चीज लास्ट स्टेप इसमें होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 by cell, that is cellular respiration। ये चीजें होंगी। तो इतना हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट तो हमने आपको बता ही दिया, ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन एंड इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस इन विच इनटेक ऑफ एयर एंड एलिमिनेशन ऑफ CO2 फ्रॉम द बॉडी। इसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो दिया गया, जब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा लंग्स, एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स के बीच में होगा। इसके बाद जब एक्सचेंज हो जाएगा उसके बाद गैसों का ट्रांसपोर्ट। अब गैसों का ट्रांसपोर्ट जो होता है, इसमें 2 गैसें होती हैं, O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल्स एंड ब्लड वेसल्स, यानी कि जब गैस पहुंच जाएगी, यानी ऑक्सीजन हमारे सेल्स के पास पहुंच जाएगी, तो वहां पर सेल्स और ब्लड वेसल्स के बीच में एक्सचेंज होगा, तो वहां पर उसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स। और फाइनली जब सेल्स के अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी तो उसका यूटिलाइजेशन होगा, जिसको सेलुलर रिस्पायरेशन या इसी को इंटरनल रिस्पायरेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। प्लांट और एनिमल दोनों में कॉमन होता है। तो इसके बाद आप लोग एक यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए आप लोगों ने लंग्स एल्वियोलाई क्लास 10th में आपने रिस्पायरेशन टॉपिक में पढ़ा होगा। रिस्पायरेटरी पैसेज तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमको जो है सारी चीजें कवर करनी है। तो आप देखो यहाँ पर ये एक डायग्राम हम बना रहे हैं,
ये है लंग्स एल्वियोलाई। लंग्स एल्वियोलाई की इनर, और लंग्स एल्वियोलाई की जो इनर वॉल होगी वो बनी होती है स्क्वैमस एपिथीलियम की, और इसी के अराउंड ब्लड वेसल्स लगी होती है। इसी के अराउंड ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स इधर से ब्लड आएगा, यानी कि जो है पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू ब्लड यहाँ पे आएगा और ये फाइन ब्रांचेज में हो जाएगा, डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यहाँ से ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। तो इसकी जो है वेसल्स की ये जो सेल्स है यहाँ पे इनर लाइनिंग जो है इंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ये चीजें होंगी। और इसी के बीच में एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इन तीनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। और इसकी थिकनेस जो होती है, थिकनेस लेस देन 1 mm, 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। जो इसकी थिकनेस जो है यहाँ पर कम रहेगी, तभी जो है O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होगा। जैसे ये है O2 और इस ब्लड वेसल्स में O2 है, ब्लड वेसल्स में CO2 भी होगा और लंग्स एल्वियोलाई में CO2 भी होगा। लंग्स एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा और ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, जबकि ब्लड वेसल्स में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, लंग्स एल्वियोलाई में CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो आएगी वो इंस्पायरेशन के थ्रू आती है। अब यहाँ पर मूवमेंट ऑफ गैसेज होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये आगे बाद में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग आपको पहले ही बता रहे हैं कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा बाय सिंपल डिफ्यूजन, ये इतनी चीजें होगी। तो जब ये ट्रांसपोर्ट यानी कि एक्सचेंज हो जाएगा, इसके बाद ऑक्सीजन आ जाएगा ब्लड में और ब्लड के थ्रू फिर ये ट्रांसपोर्ट होगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो गैसें दो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, एक जो है O2 का ट्रांसपोर्ट होता है और एक CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखिए आप यहां पर ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम लोग दो पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम लोग दो पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन, ये कहां से कहां तक होता है, फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू बाय HB में होता है हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कितना परसेंट होगा, 97%, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन किया गया। और बाय प्लाज्मा के थ्रू 3% होता है। ये एक चीज, तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। एक्सचेंज तो मैंने आपको बता दिया, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, तो यहाँ पे गैसेज ट्रांसपोर्ट होगी। इसके बाद दिया गया है दूसरा है इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब CO2 का ट्रांसपोर्ट कहाँ तक होगा, जैसे हमने आपको बताया जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 बनेगा। CO2 कहाँ पे बनेगा, सेल के अंदर बनेगा, और सेल में जब बनेगा CO2 तो CO2 नेचर में एसिडिक होता है। अगर वो CO2 हमारी बॉडी में थोड़ी देर तक या कुछ टाइम तक स्टे करेगा तो ब्लड का पीएच भी चेंज हो जाएगा, ब्लड एसिडिक नेचर में हो जाएगा। इसलिए उस CO2 को हमको बॉडी से बाहर निकालना है। तो सेल्स से हमको ब्लड के थ्रू उस CO2 को लाना है लंग्स एल्वियोलाई तक और लंग्स एल्वियोलाई से को बाहर करना है। तो देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कहां से कहां तक होगा, फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स बाय HB मतलब हीमोग्लोबिन, इसमें 23% होगा, बाय प्लाज्मा 7% होगा, और बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट दो करते हैं लोग, एक सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे और एक
पोटेशियम बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे, जिसके थ्रू कितना होता है 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। अब इसमें और प्रोसेस आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्लोराइड शिफ्ट होता है, मरगर फिनोमेना होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और यहाँ पर बोहर इफेक्ट होता है, पार्शियल प्रेशर आपको जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन क्या होता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। इतनी चीजें पहले अभी हम लोग जनरल में इसको पढ़ते, इतना समझ में आया। इसके बाद जब ऑक्सीजन सेल्स के अंदर पहुंच जाएगा तो यहां पर आ जाएगा ये सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सेलुलर रिस्पायरेशन या इसी को इंटरनल रिस्पायरेशन, इसमें हम लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, ग्लाइकोलिसिस। दूसरा लिंक्ड रिएक्शन पढ़ते हैं, लिंक्ड रिएक्शन। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। और फाइनली हम लोग पढ़ेंगे ETS। ETS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब यह इसी को बोले, यहीं पे हम लोग होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर, या फास्फोराइलेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ ATP या फास्फोराइलेशन होगा, फास्फोराइलेशन होगा। और कौन सा फास्फोराइलेशन होगा, ऑक्सीडेटिव फाइनली ऑक्सीजन यहीं पर आकर के यूज होती है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ ATP, यहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इतनी चीजें होंगी। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होगा, एक्चुअल में यहाँ पर 6 कार्बन कंपाउंड क्या होगा, ग्लूकोज होगा। अब ये जब ग्लूकोज टूटेगा तो ये पायरुविक एसिड बनाएगा, 2 मोल 3 कार्बन। इसके बाद ये पायरुविक एसिड से बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A, जो कि 2 कार्बन होगा, और ये 2 मोल होगा। इतनी चीजें। अब इसके बाद इसी से बनेगा क्रेब्स साइकिल, यानी कि यहां पर होगा क्रेब्स साइकिल। तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, एक्चुअली यहां में होता क्या है, ग्लाइकोलिसिस जो है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, ये लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर होगा, और ये क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। तो क्रेब्स साइकिल कहां पर होता है, ये मैट्रिक्स में होता है। यहां पर क्या बनता है, सिट्रिक एसिड बनता है, फिर सिस एकोनिटिक एसिड बनेगा, फिर आइसो सिट्रिक एसिड बनेगा, सक्सिनिक एसिड बनेगा, फिर इसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनेगा, इसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनेगा, सक्सिनिक एसिड बनेगा, फिर मैरिक एसिड बनेगा, मैरिक एसिड बनेगा, और फाइनली ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं। इतनी प्रोसेस होने के बाद फाइनली CO जो है रिस्पायरेशन कंप्लीट होगा, और कितना ATP मिलेगा, 38 ATP मिलेगा। इतना आपको पढ़ना, ये चीजें होगी। तो इतना हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का ये जो है प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। तो प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन में हम लोग 3 चीजें पढ़ते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इंटरनल रिस्पायरेशन। तो इंटरनल रिस्पायरेशन में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS। ETS कहाँ चलता है, ये मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जो पार्टिकल्स लगे होते हैं जिसको F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं, वहां पर ये चलता है। इतनी चीजें ऑक्सीसोम। तो इतना हम लोग पढ़ेंगे। इसकी और डिटेल स्टडी जब हम लोग